हेलो स्टूडेंट्स, जो अब हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है दैट इज़ कंडक्टर्स। ठीक है, तो कंडक्टर्स के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पर इसकी प्रॉपर्टीज़ करने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कंडक्टर्स के बारे में आपने सुना ज़रूर होगा। ठीक है, जैसे कंडक्टर्स जो होते हैं इनमें दो तरह के चार्जेस होते हैं। एक तो स्टूडेंट्स होते हैं बाउंड चार्ज और दूसरे होते हैं फ्री चार्ज। समझ रहे ना, चार्जेस दो पार्ट्स में होते हैं। ये कंडक्टर नहीं है, चार्जेस दो पार्ट्स में आते हैं, एक तो बाउंड चार्ज और दूसरा फ्री चार्ज। स्टूडेंट जो कंडक्टर्स होते हैं ना उसमें नंबर ऑफ फ्री चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं। और जिसमें नंबर ऑफ फ्री चार्जेस एक्सेस में उसको हम कहते हैं कंडक्टर्स, कैटेगराइज कर देते हैं। और स्टूडेंट जिसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन्स या बाउंड चार्ज ज़्यादा होना उसको हम कह देते हैं इंसुलेटर्स। अब देखिए, बाउंड तो समझ रहे होगे कि देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वुड की बात करूं, कोई ऐसा मटेरियल जैसे वुड ले लिया, ठीक है, और भी जैसे डिस्टिल्ड वाटर हो गया, वैक्स हो गया, एबोनाइट हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो सारे के सारे बाउंड स्टेट में होते हैं। सिमिलरली अगर मैं फ्री चार्जेस की बात करूं, जैसे कि मेटल की बात करूं, मेटल की जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी होगी या ग्रेफाइट हो गया, मतलब कोई भी मेटल ले लिया, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इसमें चार्जेस जो है वो फ्रीली मूव करते हैं स्टूडेंट्स, समझ रहे ना। तो इसके बारे में वैसे ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, इसको आप काफ़ी अच्छे से जानते ही होते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो बाउंड चार्ज और दूसरा फ्री चार्ज। तो समझ रहे होगे, जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इस फॉर्म में एक कोई मेटेलिक कंडक्टर है। ठीक है, मैंने कहा कि इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे जो अगर ये कंडक्टर होगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे स्टूडेंट्स। अगर ये कंडक्टर होगा तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, तभी ये मूव कर रहे हैं। अगर ये बाउंड स्टेट में होता, मतलब कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ना चलते, ये मेटेलिक कंडक्टर आ गया स्टूडेंट, मेटेलिक कंडक्टर। तो इसका मतलब जितने भी मेटेलिक कंडक्टर होंगे उसमें चार्जेस जो है बड़ी स्पीड से बाहर की तरफ मूव करते हैं, समझ रहे ना। और जो बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसको फ्री चार्जेस को हम मोबाइल चार्जेस भी कह देते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं इमोबाइल चार्जेस। और ज़्यादा डिटेल में समझना हो, जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज, वो स्टूडेंट काफ़ी लूजली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, मतलब ईजिली दौड़ना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट। बट जो इंसुलेटर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, इंसुलेटर्स, इसमें जो चार्जेस होते हैं दे आर टाइटली बाउंड। ठीक है, एक तीसरा नाम और भी होता है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट इन दोनों का, जो कि सेमी कंडक्टर होता है। ये सेमी कंडक्टर के ऊपर फुल फ्लैग चैप्टर आपको स्टूडेंट्स, जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम मोबाइल चार्ज करियर्स। अब एक चीज़ और है, एक टर्म पढ़ोगे आप, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इंसुलेटर का ही अदर नेम कह सकते हैं। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, उनको डाइलेक्ट्रिक भी कह देते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, डाइलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं। पर बेसिकली डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज अगर हम जब करेंगे डिस्कस, उस वक्त आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डाइलेक्ट्रिक थोड़ा सा कैसे चेंज होता है इंसुलेटर से। बट हाँ, हम वैसे बेसिकली हम इसको डाइलेक्ट्रिक को ही इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम करेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सर सबसे पहली टर्म तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स, या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कंडक्टर्स इन इक्विलिब्रियम, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो स्टूडेंट कंडक्टर्स इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब ही है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके आने का मतलब कि वो स्टैटिक कंडीशन में लेके आना। ठीक है,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स में अब हमने इनकी बेसिकली प्रॉपर्टीज ही करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी इसकी करेंगे, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या करना है, एक कंडक्टिंग स्लैब लिया, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, दिस इज आवर कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। और इस कंडक्टिंग स्लैब को हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, पॉजिटिव, ये वाला है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से फील्ड लाइंस जा रही होंगी इस फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे हम दिखाते हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के करके यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे नियर बाय इसके अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे कंडक्टर पे, समझ गए। और फार बाय क्या आएगा, इसके पॉजिटिव चार्ज, ये हमने पहले भी पढ़ लिया स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो नियर बाय इंडक्शन, यहाँ पे देखिए नियर बाय जो है वो नेगेटिव चार्ज, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पास में जाएंगे, तो इसका मतलब बचे हुए पॉजिटिव चार्ज जो है दूसरी साइड इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक साइड पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके करके यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हैं स्टूडेंट। फिर से देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने जब तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी थी, तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थे थ्रू आउट द कंडक्टर। बट जैसे हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देनी शुरू कर दी यहाँ से, तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्सेलरेट कर दे टूवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, कॉजिंग बिल्ड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी ही एक फील्ड लाइंस क्रिएट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको हमने कह दिया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये उस वक्त तक प्रोड्यूस करेंगे जब तक कि इसकी इंड्यूस्ड वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाती स्टूडेंट्स। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जांपल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने नाम दे दिया ई नॉट, ठीक है, ई नॉट या ई एक्सटर्नल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब कंडक्टर के केस में, इन केस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ कंडक्टर दैट इज इक्विवेलेंट टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड विच इज इक्विवेलेंट टू 0। पर यही अगर हम कोई ऐसा मटेरियल लेते हैं जैसे कि डाइलेक्ट्रिक, जो अब डिस्कस करेंगे, तो उसमें ऐसी कंडीशन ही मिली थी स्टूडेंट, समझ रहे ना स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए सेकंड वन, द फील्ड स्ट्रेंथ मस्ट बी नॉर्मल एट एवरी पॉइंट टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास एक कंडक्टर है, लेट अस कंसीडर स्टूडेंट, ऐसे मान लिया गया कि ये कंडक्टर है, यहाँ पे फील्ड लाइंस चार्ज है। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये नॉर्मल टू द सरफेस होती है, वैसे तो ऐसे परपेंडिकुलर बनती है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर की ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, ठीक है, ऐसे की जगह ऐसे बना रहा होगा। तो मैंने एक यहाँ पे एक नॉर्मल, यहाँ पे देखिए एक मैंने टेंजेंशियल ड्रॉ किया, टेंजेंशियल, तो इसका एक कंपोनेंट बन गया। ये अगर एंगल थीटा है तो मैंने क्या दिया, इसको नाम दे दिया ई टेंजेंशियल या ई कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे एक कंपोनेंट बन रहा होगा ई परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्ज जो है, कंडक्टर है, यहाँ पे चार्ज डिसाइड कर रहे होंगे, ठीक है, जो चार्जेस होंगे। अब स्टूडेंट देखिए, अगर मैं मान लूँ कि ये जो ई कॉस थीटा या ई पैरेलल है, अगर ये नॉन ज़ीरो है, अगर ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, अगर ये ज़ीरो नहीं है, ये पैरेलल ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये जो ई कॉस थीटा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इनकी डायरेक्शन सेम है। तो इसके करके ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ कंडक्टर, समझ रहे ना।
क्योंकि अगर ये मूव करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे तो करंट प्रोड्यूस हो गया स्टूडेंट, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्ट को ही गलत प्रूफ कर देगा स्टूडेंट। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इसका मतलब ये वाले कंपोनेंट की वैल्यू इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट और वी कैन से टेंजेंशियल कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सो दैट्स वाई वी टेक द कंपोनेंट ऑफ परपेंडिकुलर ओनली। तो स्टूडेंट इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टेंजेंशियल कंपोनेंट, if electric field has this component that is tangential component, the free charge will move along the surface creating surface current। यहाँ पे they move along the surface creating surface current and the conductor would not be in equilibrium। समझ रहे स्टूडेंट? तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। समझ ना? द फील्ड स्ट्रेंथ मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर। अब थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट इज एनी चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर रिसाइड्स एट इट्स सरफेस। तो स्टूडेंट ऐसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी इरेगुलर शेप की बॉडी है, क्लियर? तो यहाँ पे स्टूडेंट हम मान सकते हैं कि इस इरेगुलर शेप की बॉडी का मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया, क्लियर है? और ये कंडक्टिंग बॉडी है इरेगुलर शेप की एंड दिस इज द गॉसियन सरफेस। यहाँ पे चार्ज रिसाइड कर रहे हैं। अब स्टूडेंट हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? जब हमने पहले किया था, ठीक है, कि गॉसियन सरफेस जो है वो जस्ट बिल्कुल ही जस्ट इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है? जस्ट इनसाइड द कंडक्टिंग मतलब जस्ट टच कर रहा है और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती स्टूडेंट। इसके जस्ट पास में इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस में जीरो रहती है। अगर ये गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसको ऐसे मान सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये ही इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो इसका मतलब चार्ज भी क्या आ गया यहाँ पे स्टूडेंट? जीरो। तो इसका मतलब चार्ज भी क्या आ गया? जीरो। तो फ्लक्स भी जीरो तो चार्ज भी जीरो। तो इसका मतलब देयर इज नो चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर एंड द एक्सेस चार्ज ऑलवेज। तो मतलब बचा हुआ चार्ज जाएगा तो जाएगा कहाँ पे? तो इसका मतलब सारे का सारा चार्ज जो है वो रिसाइड कर जाएगा सरफेस पे। समझ गए ना? क्योंकि अगर ये सरफेस पे रिसाइड नहीं करेगा तो ये वायलेट कर देगा इलेक्ट्रोस्टैट के लॉस को। समझ गए ना? तो अगर अंदर ही नहीं है तो इसका मतलब सारे का सारा चार्ज जो है वो कहाँ पे रिसाइड कर रहा है? सरफेस पे। समझ गए ना स्टूडेंट? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड just outside a charged conductor has a magnitude sigma by epsilon naught। यहाँ पे सिग्मा क्या है? सिग्मा इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम। तो हमने एक कोई भी इरेगुलर शेप का, पहले ऐसे करते हैं, दो मेथड के साथ करते हैं। पहले इरेगुलर शेप के साथ करते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस फॉर्म में कोई भी इरेगुलर शेप है, ठीक है, और इस फॉर्म में इरेगुलर शेप है। तो मैंने क्या किया, इस इरेगुलर शेप का एक छोटा सा पार्ट उठाया, यहाँ से उठा लिया फॉर एग्जांपल, या यहाँ से उठा लिया, चलो ये वाला पार्ट उठाया। तो जब मैंने इसका ये वाला पार्ट उठाया तो इसके यहाँ पे मैंने एक एरिया का गॉसियन सरफेस बना दिया, यहाँ पे इस एरिया का, ठीक है स्टूडेंट? तो मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया यहाँ पे स्टूडेंट। तो अब हमें पता है कि जो चार्ज है यहाँ पे चार्ज कहीं पे होगा, ठीक है, चार्जेस होंगे गॉसियन सरफेस। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैंने तीन रीजन बना दिए। दिस इज, अब ये देखो ये आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएस की डायरेक्शन। ये देखो ये सरफेस के बाहर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, तो इसका लो ये दोनों डीएस और ई दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं स्टूडेंट। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। और ये सेकेंड रीजन बना दिया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है,
समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है और इसका एरिया जो है, एरिया इसके परपेंडिकुलर आएगा। समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। और तीसरा तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, तो ये तो वैसे ही जीरो हो गया। इसके 3 रीजन बनाए, तो हमारे पास कौन सा रीजन रहेगा, सिर्फ एक ही रीजन रहेगा, फर्स्ट रीजन। तो ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू, हमें पता है दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने तीनों रीजन लिखने हैं, फर्स्ट रीजन प्लस सेकंड रीजन प्लस थर्ड रीजन, समझ गए, विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे हमें पता है जो चार्ज है, चार्ज क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एस होता है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अगर इसका सरफेस एस है, ठीक है, और इस पर चार्ज क्यू है, तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा का सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, समझ ना। तो एस यहाँ पे एरिया लिया हुआ स्टूडेंट, एस यहाँ पे एरिया, तो ई इंटू एस यहाँ पे देखिए, या फिर इसको ऑल्टरनेटिव मेथड से भी देखिए, ये ई डी एस का इंटीग्रेशन, फॉर एग्जांपल हमने टोटल पोर्शन का निकाला, ये छोटा गॉसियन सरफेस था, पूरे सरफेस के लिए एस मान लिया, विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एरिया इज एस, समझ गए, और चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझ गए स्टूडेंट। अब अगर इसको अगर हमने वेक्टर की फॉर्म में देखना हो, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, अगर इसकी डायरेक्शन बतानी हो, डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या कहेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम एन कैप, और एन कैप जो है दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब टोटल सरफेस के ऐसे से, सब समझ लो ना, दिस इज द एन कैप। इसका स्टूडेंट ऑल्टरनेटिव मेथड देखिए अब, ऑल्टरनेटिव मेथड। तो स्टूडेंट ऐसे मान लिया कि हमारे पास एक सरफेस है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड ही बताऊंगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल इसका रेडियस आ रहा है, ये रेगुलर शेप ले लिया हमने स्टूडेंट, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, तो ई का फॉर्मूला हमें पता है, ई का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, समझ रहे स्टूडेंट, या स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया, तो इसको मैंने एरिया एस लिख दो या ए लिख दो, ए या एस कुछ भी लिख दो, और चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से भी आ गया। और वेक्टर फॉर्म में करना तो फिर से सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट इनटू एन यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे तो इजीली निकाल सकते हो आप, समझे स्टूडेंट, दिस इज द वेरी इजी टर्म। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is constant, electric potential is constant within or on the surface of a conductor, within or on the surface of conductor। तो स्टूडेंट इसमें देखिए, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो ना दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट dV by dS। अब ये भी पता है हमें, फॉर एग्जांपल हमने अगर ऐसी बॉडी ली इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी वाली, तो या कंडक्टिंग सरफेस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो, तो इसका dV by dR इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, इनसाइड ई जीरो है, तो ई का कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट भी नहीं होता, अगर ई का कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता, मतलब यहाँ पे लगने वाला कंपोनेंट नहीं होता, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट देते, तो इसका dV by dR जीरो हो गया। अगर dV by dR जीरो हो गया तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे अंदर जीरो है पर पोटेंशियल जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप ऐसे लर्न करो इसको, कि ये ऐसे बना के, कि फॉर एग्जांपल ऐसे बॉडी बना दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे ज़ीरो हो, पोटेंशियल नॉट इक्वल टू जीरो, पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह सिग्मा या रो लिख दो, वो भी इक्वल टू जीरो ही रहेगा स्टूडेंट, समझ गए। अब लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कैविटी वाली स्टूडेंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी इज जीरो विद इन अ कंडक्टर। तो स्टूडेंट ऐसे मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई भी इरेगुलर शेप, ऐसी कोई भी शेप की बॉडी है, तो मैंने इसके अंदर एक कैविटी बना दिया ऐसे, समझ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इस कैविटी में
इस पॉइंट पे, पर्टिकुलरली पॉइंट पे ये 2 पॉइंट बना दिए मैंने, इसके अंदर कैविटी के अंदर 2 पॉइंट बना दिए, और मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं थी, और मैंने ये वाला पाथ बना दिया है ए और बी, और मैंने कहा इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी बी माइनस वी ए विच इज़ इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ माइनस ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये हमने पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ रहा होगा, ठीक है, विच इज़ ए टू बी ई डॉट डी एल। अब पर स्टूडेंट कमाल की बात तो ये है कि पोटेंशियल जो है अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट इनसाइड द कंडक्टर। अगर वो कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब वी ए इज इक्वल टू वी बी, वी ए इज इक्वल टू वी बी। अगर वी ए वी बी के इक्वल है तो ये तो जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज जीरो, तो ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाती है स्टूडेंट। और स्टूडेंट यही कारण रहता है कि इसी को ही हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कि जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, यही कारण है कि गाड़ी के अंदर बैठे हो तो आपको करंट नहीं लगता, क्योंकि गाड़ी क्या कर रही होती है, गाड़ी वो एक कैविटी की तरह बिहेव कर रही होती है स्टूडेंट, क्योंकि अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाता है, जीरो। तो वो सारे का सारा चार्ज क्या कर देती है स्टूडेंट, वो अर्थ कर देती है स्टूडेंट गाड़ी। तो गाड़ी में मतलब जैसे थंडरस्टॉर्म वाले दिन की बात करो स्टूडेंट, समझे ना, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कह सकते हैं स्टूडेंट इसको। और इसी को अगर हमने डिफाइन करना हो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को, तो कैसे डिफाइन करोगे स्टूडेंट? स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, समझ रहे हो ना। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये कैविटी प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट, समझ रहे ना, क्योंकि हमने पढ़ा कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट इन कंडक्टर। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो कंडक्टर की ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज कैपेसिटर, समझे स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कैपेसिटर इन द नेक्स्ट टॉपिक, इन द नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी। थैंक यू सो मच, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो।